हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोबाइल ट्यूशन। प्यारे बच्चों, आज से हम एक नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। प्यारे बच्चों, आज से हम क्लास 11th की फ़िज़िक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 11th आपकी लाइफ की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। प्यारे बच्चों, यदि आपने 9th-10th के अंदर मेहनत नहीं की या कम पढ़ाई की है तो भी कोई बात नहीं, भूल जाओ सब बातों को, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्यारे बच्चों, आज से आप अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि अब से जो मेरे आने वाले 5-6 साल स्टडी करियर के हैं 11th से लेकर ग्रेजुएशन तक, मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी आत्मा के साथ सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करूँगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यदि प्यारे बच्चों आप ऐसा करोगे तो बिलीव मी, गॉड विल डेफिनेटली रिवॉर्ड यू। लेकिन हाँ, यदि आपने यहाँ पर मस्ती की, पढ़ाई की तरफ ध्यान ना दिया, तो प्यारे बच्चों मेरी बात याद रखना, आपको मैं डरा नहीं रहा बल्कि हकीकत बता रहा हूँ। आपको आने वाले समय में आपके प्रोफेशनल करियर में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी फील होगी। तो क्यों ना अभी 5-6 साल हम मेहनत कर लें, सो दैट कि हमारी जो बची हुई 50-100 साल की ज़िंदगी है वो बहुत अच्छे से गुजर बसर हो। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं क्लास 11th की फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है फिज़िकल वर्ल्ड। प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आपको ये बताया जाएगा साइंस क्या होती है, फ़िज़िक्स क्या होती है, फ़िज़िक्स में हम किन चीज़ों की स्टडी करते हैं, वो चीज़ें हमारी डे टू डे लाइफ के साथ कैसे जुड़ी हुई हैं और उनका हमारी डे टू डे लाइफ में क्या रोल है, या हम फ़िज़िक्स को पढ़कर क्या क्या कर सकते हैं। इन सब बातों को हम बहुत ही खूबसूरती के साथ और पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, इतनी सारी बातें करने के बाद आप हेडिंग लगाओ फिज़िकल वर्ल्ड। तो प्यारे बच्चों, फिज़िकल वर्ल्ड जो है ये आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 4 to 5 मार्क्स का चैप्टर ये आपको आता है। फिज़िकल वर्ल्ड बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है कि साइंस क्या होती है। बच्चों देखो, हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। आपके फ्रेंड ने आर्ट्स ली, आपके दूसरे फ्रेंड ने कॉमर्स ली, और आपने क्या लिया? फिज़िक्स ली? नहीं, आपने साइंस ली। तो बच्चों, हमने क्या लिया हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या और इसमें होता क्या है। देखो बच्चों, साइंस क्या है? बेसिकली साइंस जो है ये एक नॉलेज है, वो नॉलेज जो हम एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट करते हैं। व्हाट इज़ साइंस? साइंस एक नॉलेज है जो हम एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट करते हैं, और जब इस नॉलेज को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर लिया जाता है तो फिर हम इस नॉलेज को नॉलेज ना कहकर एक पर्टिकुलर वर्ड से जानते हैं जिसका नाम है साइंस। तो व्हाट इज़ साइंस? साइंस इज़ अ नॉलेज दैट वी गेन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, एंड व्हेन इट अरेंज साइंटिफिकली देन इट इज़ कॉल्ड साइंस। ठीक है बच्चों, मैं आई कैन राइट फॉर यू साइंस। इट इज़ अ नॉलेज that we gain from experiments and observations. When this knowledge arrange systematically, then we call it science. अब प्यारे बच्चों देखो, हमें ये तो पता लग गया साइंस क्या है। जो हमने नॉलेज इकट्ठी की और उसको एक सिस्टम से अरेंज कर लिया, वो क्या बन गई? साइंस बन गई। अब जो हमने ये नॉलेज इकट्ठी की हुई है, ये नॉलेज ना बहुत ज़्यादा है। दिस नॉलेज इज़ टू वास्ट, बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने ना साइंस को 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। जो पहली ब्रांच है उसका नाम है फिजिकल साइंस, और जो दूसरी ब्रांच है प्यारे बच्चों उसका नाम है बायोलॉजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस क्या होती है? फिजिकल साइंस में क्या होता है कि हम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, और जो नॉलेज हमें मिलती है उसको हम फिजिकल साइंस के कैटेगरी में डाल देते हैं। और जब हम लिविंग ऑब्जेक्ट्स की, लिविंग क्रिएचर की स्टडी करते हैं और नॉलेज इकट्ठा करते हैं, उसको हम बायोलॉजिकल साइंस में डाल देते हैं। तो प्यारे बच्चों, नाउ दिस नॉलेज इज टू वास्ट, so we have
divided it in 2 ब्रांचेस। ठीक है, तो ये 2 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं बच्चों? पहली फिजिकल साइंस और दूसरी कौन सी है बच्चों? सेकंड वन इज बायोलॉजिकल साइंस। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम देखते हैं फिजिकल साइंस में क्या क्या है और बायोलॉजिकल साइंस में क्या क्या है। 1 2 3 रब कर रहा हूँ बच्चों, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो पहली हेडिंग लगाओ फिजिकल साइंस। व्हाट इज फिजिकल साइंस? फिजिकल साइंस बच्चों क्या होता है? फिजिकल साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। फिजिकल साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग फिनोमेना। तो प्यारे बच्चों पहली हेडिंग है फिजिकल साइंस। It deals with the study of non-living things. It deals with the study of non-living things. एग्जाम्पल कौन आ जाएगा इसके अंदर? नॉन लिविंग थिंग्स हम किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में। ठीक है बच्चों, केमिस्ट्री में। इसके अलावा बच्चों हम एस्ट्रोनॉमी में नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। देन बच्चों जियोग्राफी एटसेट्रा। और दूसरा क्या है बच्चों? बायोलॉजिकल साइंस। तो प्यारे बच्चों बायोलॉजिकल साइंस में क्या होता है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ living things. एग्जाम्पल, लिविंग थिंग्स की स्टडी हम किस में करते हैं? जैसे देखो बच्चों, बॉटनी, एनिमल्स वगैरह की स्टडी, प्लांट्स वगैरह की स्टडी, जोलॉजी, एनिमल की स्टडी, ऑर्निटोलॉजी जो बर्ड्स होते हैं उनकी स्टडी। तो देखो बच्चों ये सब लिविंग क्रिएचर्स की स्टडी है। बायोलॉजिकल साइंस में हमने इसको डाल दिया। ये सब नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी और इसको हमने फिजिकल साइंस में डाल दिया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। 1 2 3 आई एम गोइंग टू रब इट। ओके बच्चों, अगली हेडिंग लगाओ जो हमें पढ़ना है, दैट इज़ फिजिक्स। व्हाट इज़ फिजिक्स? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? साइंस पढ़ी, क्या होती है। सेकंड हमने उसके टाइप्स पढ़े और उसके बाद प्यारे बच्चों अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। साइंस पढ़ लिया हमने, टाइप्स ऑफ साइंस पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ साइंस। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे फिजिक्स, या अगला टॉपिक जो रहेगा हाउ वी स्टडी या थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स। ये 2 टॉपिक हम देखते हैं क्या होते हैं। ये थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स। अच्छा बच्चों, फिजिक्स क्या होती है? देखो बच्चों, फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। नेचर की स्टडी जो की जाती है उसको हम फिजिक्स बोलते हैं, या नेचर से रिलेटेड या नेचर जो फिनोमेनास कर रही है उन फिनोमेनास की स्टडी को हम क्या बोल देते हैं? फिजिक्स। तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनास। Physics, it is a study of nature and natural phenomena। ठीक है बच्चों, स्टडी ऑफ नेचर, एनीथिंग we talk in physics we can measure it। किसी भी बात की अगर हम बात करेंगे ना बच्चों, हम उसको मेज़र कर सकते हैं। फिजिक्स की ये ब्यूटी है, एनीथिंग वी टॉक वी कैन मेज़र इट।
एंड फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास। अब हमारे को देखना है बच्चों थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स कि फिजिक्स में हम चीज़ों को किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से हम चीज़ों की स्टडी करेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स 1 2 3। ओके बच्चों, पहला चैप्टर है थ्योरेटिकल चैप्टर है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर है बच्चों। अराउंड 8 to 10 मार्क्स का आपको आपके सिलेबस में स्कूल एग्जाम में वो दिखेगा, ठीक है। दैट चैप्टर इज फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स। थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स, तो हेडिंग लगाओ बच्चों, थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स, मतलब हम फिजिक्स में चीज़ों की स्टडी को किस तरह से किया करेंगे। तो पहला जो थ्रस्ट एरिया बच्चों दैट इज़ यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन देखो बच्चों, यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि हर चीज़ को एक ही रीज़न से एक्सप्लेन कर देना। कुछ भी हो रहा हो उस चीज़ को एक ही सिंगल लॉ से एक्सप्लेन कर देना, इसका मतलब होता है यूनिफिकेशन। अब हमने बताया कि फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। तो नेचर में जितने भी फिनोमिनाज हो रहे हैं कोशिश करते हैं कि उसको एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर दे। हालांकि अभी तक ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं है और शायद इतनी जल्दी हो भी ना, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक ही लॉ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों पेड़ से एप्पल गिरा, तो हमने बोला फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये ज़मीन की तरफ चला गया। प्लानेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हमने बोला ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन की वजह से हो रहा है। तो बच्चों इस तरह से कई सारी चीज़ों को, पानी क्या हो रहा है, पहाड़ों से बहकर ज़मीन की तरफ आ रहा है, इट इज़ अगेन फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से जितनी भी चीज़ें हो रही हैं हम कोशिश करें कि एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर दें। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकली अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कोशिश किया कि एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन करें। इस मेथड को हम बोल देते हैं यूनिफिकेशन। तो व्हाट इज़ यूनिफिकेशन? इन यूनिफिकेशन वी ट्राई टू एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द फिनोमिनास बाय अ सिंगल लॉ। और ये फिनोमिनास कौन से होंगे? नेचुरल फिनोमिना। इन यूनिफिकेशन we try to explain most of natural phenomena by a single law। इसका एग्जाम्पल falling of an apple, पेड़ से एप्पल का गिरना। revolution of planet around sun, ठीक है बच्चों। all are explained by law of ग्रेविटेशन के लॉ से इनको एक्सप्लेन करने की बच्चों कोशिश की गई, ठीक है बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दैट इज़ यूनिफिकेशन। यहाँ तक का बोर्ड विजिबल है आपको? लेट मी चेक, हाँ काफ़ी स्पेस बचा हुआ है अभी। चलो बच्चों ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। ओके, सेकंड थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स लगाओ बच्चों, दैट इज़ रिडक्शनिज्म। सेकंड थ्रस्ट एरिया है बच्चों जो फिजिक्स का, दैट इज़ रिडक्शनिज्म। अब देखो बच्चों क्या होता है, रिडक्शनिज्म को समझने की कोशिश करो। कोई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हम उसको सीधा डील नहीं कर सकते, मतलब एक ही स्टेप में उसको समझ नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं और उन छोटे छोटे स्टेप्स को बारी बारी से स्टडी कर लेते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, फाइनली हम पूरी प्रोसेस की स्टडी कर लेते हैं। जैसे बच्चों देखो फिजिक्स में आपके 10 चैप्टर हैं, 10 यूनिट्स हैं, तो आप क्या करो, एक एक यूनिट की स्टडी करते जाओ और थोड़े दिनों में होगा क्या, आपकी पूरी बुक तैयार हो जाएगी। अगर एक साथ 10 यूनिट करने के लिए बैठोगे देन इट इज़ नॉट पॉसिबल,
राइट। इट इज़ कॉल्ड रिडक्शनिज्म। इसमें किया क्या आपने, पूरी बुक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और उनकी स्टडी कर ली। यही कहलाता है बच्चों रिडक्शनिज्म। इसमें हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे और उनकी बारी बारी से स्टडी कर लेंगे और ऐसा करके हम पूरी की पूरी उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझ जाएंगे। इट इज़ कॉल्ड रिडक्शनिज्म। तो सेकेंड थ्रस्ट एरिया बच्चों रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म, तो प्यारे बच्चों रिडक्शनिज्म में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस वी डिवाइड द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस into some steps and study them one by one. This approach is termed as what? Reductionism. ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल इसका देखते हैं। ये किताब पढ़ने वाला तो मैंने आपको नॉर्मल एग्जाम्पल दिया। देखो बच्चों, कोयला है ना, कोयला जलाने से बिजली पैदा होती है। ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कोयले में अंदर होती है केमिकल एनर्जी और बिजली यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी। हमने केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन कर दिया इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब इसे एक ही स्टेप में देखोगे ना, बड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन अब इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। कोयले को पहले हमने जलाया, ठीक है, यानी केमिकल एनर्जी से हमने हीट एनर्जी बना दी। अब उस हीट एनर्जी से पानी को बॉयल किया, पानी बॉयल हुआ, बॉयल होने के बाद उसकी स्टीम का यूज़ किया हमने और उसे टरबाइन घुमाया मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया हमने हीट एनर्जी को। अब जब टरबाइन घूमा तो उसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी, तो हम यानी कि हमने मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्जन कर लिया। तो प्यारे बच्चों कहाँ से शुरू हुए थे, केमिकल एनर्जी से, और कहाँ पहुँच गए, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ये 2-3 स्टेप के अंदर हमने इसको सीख लिया। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है रिडक्शनिज्म। एग्जाम्पल, generating electricity by burning of coal, कोल को बर्न करने से इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन जो हुई, दैट इज रिडक्शनिज्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो अभी तक आपको पढ़ाया गया साइंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ साइंस, फिजिक्स, थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स। तो प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगली हेडिंग लगाओ, हाउ अ साइंटिस्ट स्टडी द नेचर। एक साइंटिस्ट नेचर को या नेचुरल फिनोमेनास की स्टडी को किस तरह से करता है। बच्चों ये जो क्वेश्चन मैं अब आपको कराने जा रहा हूँ, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो होप सो इस बार भी पूछ लिया जाए, और बहुत ही आसान, वेरी सिंपल बच्चों। हाउ साइंटिस्ट स्टडी द नेचर या नेचुरल फिनोमिना। देखो बच्चों होता क्या है, साइंटिस्ट कोई भी नेचुरल फिनोमिना देखता है। आपको याद हो न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज कैसे की, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की। पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, सेब गिरा, एप्पल गिरा, फॉलिंग ऑफ एप्पल से उसने ग्रेविटेशन की इन्वेस्टिगेशन कर दी। प्यारे बच्चों यानी कि क्या हुआ, उसने ग्रेविटेशन की जो डिस्कवरी की, उसने कैसे की, उसने एक नेचुरल फिनोमेना को देखना मतलब ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन। तो कोई भी साइंटिस्ट है वो नेचर की या नेचुरल फिनोमेना की स्टडी करता है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो उसका पहला स्टेप जो होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के अंदर साइंटिस्ट उस नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्व करता है। अब वो ऑब्जर्वेशन कुछ दिनों से लेकर कई सौ सालों तक चल सकती है। तो पहला स्टेप हमारा क्या है साइंटिफिक स्टडी का, दैट इज ऑब्जर्वेशन। तो हेडिंग लगाओ बच्चों, फर्स्ट स्टेप। क्वेश्चन लिख दिया मैंने, हाउ साइंटिस्ट स्टडी द नेचुरल फिनोमेना। हाउ साइंटिस्ट
स्टडी द नेचुरल, हाउ साइंटिस्ट स्टडी द नेचर लिख लो। चलो, तो इसका पहला स्टेप बच्चों क्या है? ऑब्जर्वेशन। पहला स्टेप क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट ऑब्जर्व द नेचुरल फिनोमेना। This observation may last from days to many years। बहुत सालों तक भी वो ऑब्जर्वेशन चल सकती है। इसका अगला स्टेप क्या होता है बच्चों? जब साइंटिस्ट किसी भी फिनोमेना को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लेता है ना, तो वो यहीं पर रुकता नहीं है। फिर वो उस ऑब्जर्वेशन को जो उसने ऑब्जर्व किया है, उस ऑब्जर्वेशन को प्रैक्टिकली परफॉर्म करता है। और प्रैक्टिकली परफॉर्म कहाँ करता है वो? लेबोरेटरी में। और जब लेबोरेटरी में कोई चीज़ परफॉर्म की जाती है तो प्यारे बच्चों हम उसे किस नाम से जानते हैं? एक्सपेरिमेंट के नाम से। तो यानी अगला स्टेप क्या हुआ? कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल क्यों? क्योंकि इस बार जो प्रोसेस की जा रही है वो साइंटिस्ट के कंट्रोल में है। वो जब चाहे रोक सकता है, जब चाहे उसको स्टार्ट कर सकता है। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। तो लिखो बच्चों अगली हेडिंग, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। ये क्या है? जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं साइंटिस्ट के द्वारा नेचर को स्टडी करने में, उसके ये डिफरेंट स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। आफ्टर ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट परफॉर्म experiments in laboratory. This process is known as controlled experiment. This process is known as controlled experiment. तो प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी तो 2 स्टेप हुए, 5 स्टेप पढ़ने हैं हमारे को। स्क्रीनशॉट ले लिया 1 2 3। ठीक है बच्चों, तो 2 स्टेप कौन से हो गए? पहला हो गया ऑब्जर्वेशन, जिसके अंदर वो नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्व करेगा। प्यारे बच्चों दूसरा स्टेप क्या हो गया? दूसरे स्टेप के अंदर उसी ऑब्जर्वेशन को वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करेगा लैब के अंदर, यानी कि वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेगा लेबोरेटरी के अंदर। तो प्यारे बच्चों तीसरा, इसके बाद क्या होता है? जब कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया जाता है, आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर क्या करते हो? वो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे थ्योरी में या न्यूमेरिक वैल्यू में नोट कर लेते हो। साइंटिस्ट भी ऐसा ही करता है। जो उसको कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट से जो डाटा कलेक्ट हुआ वो उसको थ्योरेटिकल या न्यूमेरिक फॉर्म में अपने पास सेव कर लेता है, नोट कर लेता है। इस बात को बोला जाता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्या बोला जाता है बच्चों? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो अगला स्टेप लिखो बच्चों, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। After performing control experiment scientist note theoretical and numerical After performing control experiment, scientist collect लिख लो बच्चों, scientist collects theoretical and numerical data। तो इस स्टेप को क्या बोला जाता है? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ठीक है बच्चों, जो एक्सपेरिमेंट से डाटा कलेक्ट हुआ उसे वो थ्योरेटिकली या न्यूमेरिकली अपने पास
सेव कर लेता है और इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अच्छा, इसके बाद क्या आता है बच्चों, अगला स्टेप मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग and quantitative scientist convert his experiences into a formula. It is known as mathematical modeling. It is known as mathematical modeling. It is known as mathematical modeling. ठीक है बच्चों, देखो क्या हुआ। सबसे पहले उसने ऑब्जर्व कर लिया जी, चीज़ों को ऑब्जर्व कर लिया एन अच्छी तरह से। फिर उसके बाद उसी चीज़ों को उसने लैब में परफॉर्म किया, जिसको क्या बोल दिया गया, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब कंट्रोल जब उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसे जो डाटा कलेक्ट किया उसने, थियोरेटिकल या न्यूमेरिकल, उसको बोल दिया जाता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। फिर उस डाटा की बहुत गहराई से स्टडी की गई और उस स्टडी के बाद साइंटिस्ट क्या करता है, अपना जितना अब तक का एक्सपीरियंस था उसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है और उसके इसी प्रोसेस को क्या बोल दिया जाता है, मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब आती है बच्चों बात लास्ट स्टेप की। लास्ट स्टेप में क्या होता है, जब आपके पास कोई फॉर्मूला है, जैसे बच्चों आपके पास फॉर्मूला है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं कि ये आपका फ्रेंड को 100 किलोमीटर दूर जाना है और इसको 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना है, तो कितना टाइम लगेगा? आप 1 सेकंड में बोल दोगे क्या, 2 आवर्स। कैसे बोला आपने? क्योंकि आपके पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला होने के बाद आपने प्रेडिक्शन कर दी कि अगर ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो 2 आवर्स में इजीली रीच वहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, जब मैथमेटिकल मॉडलिंग हो जाती है तो उसके बाद हम उसकी क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। और प्रिडिक्शन अगर सही हो रही है, प्रिडिक्शन यदि सही हो रही है तो यानी कि हमारे फॉर्मूला की वेरिफिकेशन होगी। जो हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग की थी, जो फॉर्मूला बनाया था वो सही है। ठीक है बच्चों, वेरिफिकेशन का मतलब वो सही है, लेकिन उसके लिए हमें प्रिडिक्शन करनी पड़ती है। यदि हम प्रिडिक्शन नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा जो फार्मूला हमने बनाया वो सही है या गलत है। अगर वो फार्मूला वेरीफाई हो जाता है तो स्टडी स्टॉप हो जाती है। यदि वो फार्मूला सही नहीं होता तो यानी कि हमारे मैथमेटिकल मॉडलिंग की क्या होगी, फाल्सिफिकेशन। तो फिर उसके बाद साइंटिस्ट क्या करता है, दोबारा से इस सब फिनोमिनास को करता रहता है, इस प्रोसेस को फॉलो करता रहता है। तो प्यारे बच्चों, जो भी फार्मूला आपके पास आया उससे वो 1000 बार पहले गलत फार्मूलाज बनाए गए होंगे। बस फिर उनको करेक्ट करते गए। तो उसके बाद जो आज हम किसी भी फिनोमिना का कोई भी फार्मूला देखते हैं तो प्यारे बच्चों, वो एक बहुत लंबे हार्डवर्क और बहुत लंबे फेल्यूर के बाद आप तक पहुंचा होता है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। तो क्या है, यदि प्रिडिक्शन सही होती है तो फार्मूला वेरीफाइड है, तो इस स्टेप को बोला जाता है वेरिफिकेशन हो गई। यदि फार्मूला मैथमेटिकल मॉडलिंग के बाद हमने प्रिडिक्शन की और वो प्रिडिक्शन गलत होती है तो हम बोलते हैं फाल्सिफिकेशन होगी हमारे फार्मूला की, तो स्टडी को दोबारा से किया जाता है। तो लास्ट स्टेप रह गया प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद मैं लास्ट स्टेप इसका लिख देता हूँ, दैट इज़ प्रिडिक्शन। 1 2 3 ओके बच्चों। तो अगली हेडिंग लगाओ, दैट इज़ प्रिडिक्शन। अगली हेडिंग लगाओ बच्चों, प्रिडिक्शन। Last step of how scientists study the nature, that is prediction. After mathematical modeling, scientists start doing predictions. Scientists start doing prediction.
if prediction is right, if prediction is right, then mathematical modeling is verified. Then mathematical modeling gets verification. If prediction gets wrong, if prediction gets wrong, then mathematical modeling gets falsification and study again start. ओके बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये 5 स्टेप थे बच्चों, हाउ अ साइंटिस्ट स्टडी द नेचर। इस तरह से 5 स्टेप में साइंटिस्ट स्टडी करता है नेचर को। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लगाते हैं, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का स्कोप क्या है? स्कोप ऑफ फिजिक्स। चलो बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, अगली हेडिंग लगाओ, स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का स्कोप क्या है? देखो बच्चों, फिजिक्स का जो स्कोप है ना, दैट इज़ वेरी वास्ट। क्या है फिजिक्स का स्कोप? बहुत ज़्यादा वास्ट है। फिजिक्स के अंदर बच्चों हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की भी स्टडी करते हैं, जैसे प्लानट वगैरह की। ठीक है, आप बोलोगे तो एस्ट्रोनॉमी में होता है। एस्ट्रोनॉमी अगेन अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। ठीक है बच्चों, अब हमने प्लानट की स्टडी की कि उसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ प्लानट रिवॉल्व करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो यानी कहीं ना कहीं हमारी फिजिक्स भी उसके अंदर क्या है, इन्वॉल्व है, क्योंकि ग्रेविटेशन जो है वो फिजिक्स का टॉपिक है। तो यानी कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की स्टडी करते हैं, और बड़ी बड़ी चीज़ों को बोला जाता है मैक्रोस्कोपिक चीज़ें। और बहुत छोटी छोटी चीज़ों की भी स्टडी करते हैं, जैसे कि हमने एटम के स्ट्रक्चर की भी स्टडी की। तो यानी कि इसको बोला जाएगा माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की स्टडी। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स इज़ वेरी वास्ट। इन फिजिक्स वी स्टडी द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स बोथ। देखो, पूरे यूनिवर्स है, यूनिवर्स की स्टडी की जाती है। यूनिवर्स का साइज़ ढूंढा हमने, यूनिवर्स का मास बताया हमने। यूनिवर्स का मास कितना है? 10⁵ kg। यूनिवर्स का जो लेंथ ऑफ यूनिवर्स है वो कितनी है बच्चों? 10⁻26 मीटर। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास कितना है? 10⁻31 kg। ठीक, जो एलिमेंट्री पार्टिकल है एटम्स के, उनका जो साइज़ है वो क्या है? 10⁻18 मीटर तक वो लाई करता है। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर, और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों की भी स्टडी कर रहे हैं। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि स्कोप ऑफ फिजिक्स इज़ वेरी वास्ट। लिखो, द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज़ वेरी वास्ट। in it we study macroscopic, mesoskopic क्या होता है बच्चों? mesoskopic जो 1000 या 100 ऑफ एटम से मिलकर बनी होती है कोई भी चीज़, mesoskopic। एंड माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है बच्चों, द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी वास्ट। इन इट वी स्टडी द मैक्रोस्कोपिक, मेसोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल, द मास ऑफ यूनिवर्स कितना है बच्चों? 10⁵ kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों? 10⁻31 kg। ठीक है, साइज ऑफ यूनिवर्स कितना है?
बच्चों 10 की पावर 26 मीटर अबाउट। साइज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ एटम, एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ एटम, ऑफ एन एटम कितना है प्यारे बच्चों? दैट इज 10 की पावर -18 मीटर। कितना छोटा है? 10 की पावर -18 मतलब 1 की पावर 10 की 1/10 की पावर 18। 10 की पावर 18 का मतलब 1/1 के बाद 18 टाइम्स 0। तो इतनी छोटी वैल्यू की भी हमने स्टडी की हुई है किसके अंदर बच्चों? फिजिक्स के अंदर। तो ये कितना वास्ट स्कोप है। आई होप यू कैन इमेजिन इट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वन टू थ्री रब कर दो बच्चों। चलो अगली हेडिंग लगाओ, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स का मतलब क्या है? यूजेस ऑफ फिजिक्स की, फिजिक्स की हेल्प से क्या क्या डेवलपमेंट हमारे को देखने को मिल रही हैं अपने सराउंडिंग्स में। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो अगला टॉपिक लिख लो बच्चों, दैट इज एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। देखो बच्चों, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में फिजिक्स की वजह से देखो क्या हो रहा है, क्या क्या पॉसिबल है। लाइव ट्रांसमिशन ऑफ इवेंट, लाइव ट्रांसमिशन ऑफ इवेंट। अभी 1 बाय 1 सब बताऊंगा आपको। ट्रांसमिशन ऑफ इवेंट्स, ठीक है बच्चों। मॉडर्न व्हीकल्स, व्हीकल्स, एसटीडी, आईएसडी, फैक्स, मोबाइल्स, सुपर कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक रोबोट्स, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप्स। कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं बच्चों ये माइक्रोस्कोप। टेलीविज़न में डाल लो आप इसके अंदर, टेलीविजन्स। तो बच्चों ये वैसे तो बहुत स्कोप है, लेकिन कुछ जो इमीडिएट जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, ठीक है बच्चों, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सब के सब बच्चों क्या है? कहीं ना कहीं फिजिक्स के किसी ना किसी फिनोमेना के प्रिंसिपल पर ही डेवलप हुए हैं। तो आई होप आप समझ सकते हो कि फिजिक्स का हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा यूज़ है, कितना ज़्यादा रोल प्ले करती है। इलेक्ट्रिसिटी को के बिना क्या हम इस समय अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हैं? नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी भी जो है फिजिक्स ही इसको ऑपरेट कर रही है। फिजिक्स की हेल्प से इसको प्रोड्यूस किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है और घर घर में इसको पहुंचाया जाता है। तो उसके अलावा इतनी सारी बातें मैंने लिखी जो कि फिजिक्स की वजह से हमारे को देखने को मिलती हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद अगली हेडिंग लगाओ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस। 1 2 3 ओके बच्चों, फिजिक्स का दूसरी ब्रांचेस के साथ क्या रिलेशन है? रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद डिफरेंट ब्रांचेस, रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस। सबसे पहला देखते हैं बच्चों केमिस्ट्री के साथ। हालांकि ये तो रटने वाला सब्जेक्ट है, फिर भी बात कर ही लेते हैं। फिजिक्स के बिना पॉसिबल नहीं था ये, फिजिक्स थी तो भी ये पॉसिबल हुआ, अदरवाइज होता ही ना। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रेडियो एक्टिविटी was developed by physics। फिजिक्स ने ही इनको इन्वेस्टिगेट किया, डेवलप किया, जिसकी वजह से ड्यू टू दिस
ड्यू टू दिस periodic table, due to this in periodic table elements are arranged, एलिमेंट्स को अरेंज किया गया पीरियोडिक टेबल में आफ्टर डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उस स्ट्रक्चर ऑफ एटम को किसने डिस्कवर किया? फिजिक्स ने। दूसरा बच्चों इन बायोलॉजी के अंदर बच्चों किसी भी तरह की स्टडी करने के लिए बायोलॉजी में माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर सेल बहुत छोटा होता है। यहाँ से स्टडी स्टार्ट होती है बायोलॉजी के अंदर। फिर उसके बाद सेल की डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म वगैरह, न्यूक्लियस वगैरह, तो सेल ही बहुत छोटा होता है। और तो उसके जो पार्ट्स होंगे सोचो वो भी कितने छोटे होंगे। तो उनकी स्टडी को भी करने के लिए माइक्रोस्कोप और बड़ी हाईली एडवांस माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ी, लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। उन सबको फिजिक्स ने ही डेवलप किया। माइक्रोस्कोप यूज्ड इन बायो डेवलप्ड बाय फिजिक्स ने ही उनको डेवलप किया, डेवलप्ड बाय फिजिक्स। अगला रिलेशन लगाओ बच्चों एस्ट्रोनॉमी के साथ। अब एस्ट्रोनॉमी स्टडी ऑफ प्लैनेट्स वगैरह, तो बच्चों देखो वो कब हो सकती थी? जब टेलीस्कोप वगैरह से प्लैनेट को देखा गया। तो टेलीस्कोप को भी किसने किया? टेलीस्कोप फिजिक्स में ही डेवलप किया इसको भी। टेलीस्कोप यूज्ड इन astronomy was developed by physics, ठीक है बच्चों। इसके अलावा बच्चों मेडिकल साइंस के अंदर देखो जितने भी रोबोटिक सर्जरीज होती हैं वो सब रोबोट कौन बनाते हैं? फिजिक्स वाले ही बनाते हैं। या और भी जो बहुत ही हाईली एडवांस इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं मेडिकल साइंस में, वो सब फिजिक्स ने ही इंट्रोड्यूस किए। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इज़ फिजिक्स इन अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस ऑल्सो। या आप ये भी कह सकते हैं कि अदर ब्रांचेस पॉसिबल ही ना होती यदि फिजिक्स ना होती। तो फिजिक्स इज़ एवरीथिंग, ठीक है। उसी ने दूसरी चीज़ों को पॉसिबल किया, इसलिए बोला भी जाता है फिजिक्स इज़ अ किंग, ठीक है। मैथमेटिक्स इज़ अ क्वीन और केमिस्ट्री इज़ अ स्टैम्प कलेक्शन। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। 1 2 3। तो बच्चों अगली हेडिंग लगाओ टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर में कितनी तरह की फोर्सेस होती हैं। अगली हेडिंग लगाओ। फिर ये है सेकंड लास्ट टॉपिक, इसके बाद लास्ट टॉपिक। लगाओ बच्चों हेडिंग फटाफट से। क्या है? एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के बाद हमने क्या पढ़ा? रिलेशन विद अदर ब्रांचेस, ठीक है बच्चों। और उसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फिर इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन पढ़ लेंगे, मोमेंटम के साथ साथ एनर्जी का भी पढ़ना है। कंजर्वेशन। तो अगली हेडिंग लगाओ बच्चों टाइप्स ऑफ फोर्सेस कि कितनी तरह की फोर्सेस हमें देखने को मिलती है नेचर में। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। पहली फोर्स बच्चों ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है? इट इज़ अ फोर्स between two masses of between any two objects. The force exists between any two objects due to their masses, ठीक है। उस फोर्स को क्या बोल दिया? ग्रेविटेशन फोर्स। कैसी है? लॉन्ग रेंज है। कैसी है? बहुत दूर दूर तक काम करती है, जैसे सन और अर्थ के बीच में भी है। लॉन्ग रेंज फोर्स है। सेंट्रल फोर्स होती है। कैसी फोर्स होती है? सेंट्रल फोर्स, मतलब सेंटर से सेंटर पर एक्ट करती है। इसके अलावा बच्चों अट्रैक्टिव होती है, हमेशा अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। और इनवर्स स्केयर लॉ फॉलो करती है। इनवर्स स्केयर लॉ फॉलो करती है और इसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट किया जा सकता है
फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट किया जा सकता है। मैग्नीट्यूड मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये m1 मास है, ये m1 मास है, ये m2 मास है, r डिस्टेंस की सेपरेशन से है। तो फॉर्मूला था G(m1 m2 अपॉन r²। तो बच्चों ये थी फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कर लिया नोट, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, 1 2 3। ओके बच्चों, अगली हेडिंग लगाओ, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स बच्चों तब देखने को मिलती है जब बीटा डीके होता है। क्या होता है? बीटा डीके। तो बीटा डीके क्या होता है वो भी बताता हूँ आपको। वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, दिस फोर्स अपीयर्स, दिस फोर्स अपीयर्स, कब अपीयर होती है? ड्यूरिंग बीटा डीके, ड्यूरिंग बीटा डीके। बीटा डीके क्या होता है बच्चों? यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन बाय एमिटिंग इलेक्ट्रॉन, बाय एमिटिंग द इलेक्ट्रॉन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बीटा डीके बोला जाता है। तो बच्चों बड़ी शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, दूर दूर नहीं, बहुत पास पास के ऑब्जेक्ट्स पे ही लगेगी। शॉर्ट रेंज फोर्स इन न्यूक्लियस में ही दिखती है। शॉर्ट रेंज फोर्स, और कितना पास पास होने चाहिए ऑब्जेक्ट? इतने पास पास, 10⁻⁵ 15 मीटर के डिस्टेंस पर काम करती है। और शॉर्ट रेंज है और एग्जिस्ट फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, एग्जिस्ट फॉर वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, बहुत थोड़े से समय के लिए एग्जिस्ट करती है। पीरियड ऑफ टाइम, बहुत थोड़े से समय के लिए। देखो बच्चों, नाम इसका वीक है, लेकिन ये मत सोचना ये फोर्स वीक है। ये जो ग्रेविटेशन की फोर्स है उसे 10⁻25 टाइम्स स्ट्रोंगर होती है। 10⁻25 टाइम्स स्ट्रोंगर ग्रेविटेशन फोर्स से 10⁻25 टाइम्स स्ट्रोंगर होती है ये वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो कि न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलती है ड्यूरिंग बीटा डीके। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, 1 2 3। ओके बच्चों, अगली फोर्स लगाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड फोर्स जो हमें नेचर में देख रहे हो बच्चों, 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस का, तो इसको लर्न कर लेना अच्छी तरह से। तो अगली हेडिंग लगाओ, क्या था अगली हेडिंग? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखो बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन पे तो चलो कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और प्लस को क्या करना चाहिए था? रिपेल करना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो न्यूक्लियस में रह रहे हैं। तो यानी कोई फोर्स है जो उनको रोके रखी है, उस फोर्स का नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और नेचर में जितनी भी फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं, ये उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। नेचर में जितनी भी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, ये उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, पहली बात। दूसरा, अट्रैक्टिव होती है। कैसी होती है? अट्रैक्टिव। तीसरा, शॉर्ट रेंज होती है, मतलब 10⁻⁻15 मीटर के डिस्टेंस तक पर ही ये लगती है, इतना पास होना पड़ता है ऑब्जेक्ट्स को। शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। तो ये दिखती कहाँ है? appears in nucleus and binds the प्रोटॉन को बाइंड करके रखती है। और 10⁻38 टाइम्स स्ट्रोंगर होती है ये, किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। 10⁻38 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम्स स्ट्रोंगर होती है। ये कुछ इसके करैक्टरिस्टिक हैं जो मैं लिख रहा हूँ। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर की, अट्रैक्टिव होती है, शॉर्ट रेंज पास की ऑब्जेक्ट्स पे लगती है, और स्पेशली न्यूक्लियस में ही देखने को मिलती है प्रोटॉन के बीच में, और 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। लास्ट फोर्स लगाओ बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लास्ट फोर्स जो हमें नेचर में देखने को मिलती है, दैट इज
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाओ बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, this force exists among ये लिख लो, ज़्यादा सारे चार्जेस में भी करते हैं, एग्जिस्ट अमंग चार्जेस व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट, व्हेन चार्जेस, जब उन चार्जेस पे ये बीच में, अगर मान लो ये चार्जेस है Q1 है और ये चार्ज है Q2 है, अगर ये हिल नहीं रहे तो इनके बीच में जो फोर्स है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, लेकिन हम उसका स्पेशल नाम दे देते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट, व्हेन चार्जेस आर रेस्ट, then this force is known as electrostatic force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से नाम से जाना जाता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बोथ, दोनों हो सकती है, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। ठीक है बच्चों। और ये भी कैसी होती है, लॉन्ग रेंज। कैसी होती है बच्चों, लॉन्ग रेंज, दूर दूर तक काम करती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती। इन्वर्स स्केयर लॉ फॉलो करती है, फॉलो इन्वर्स स्केयर लॉ। आप ये सब पॉइंट अलग अलग लिखना, फॉलोज इन्वर्स स्केयर लॉ, इन्वर्स स्केयर लॉ। और 10 की पावर 36 टाइम्स स्ट्रोंगर होती है, टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इनके बीच का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 चार्जेस का मैग्नीट्यूड है, R उनके बीच की सेपरेशन है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ दैट्स ये फ्री स्पेस है, और अगर किसी और स्पेस में है तो उस स्पेस की परमिटिविटी आ जाएगी। इस तरह से हम उनके बीच की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये 4 टाइप्स की फोर्सेस हैं जो नेचर में देखने को मिलती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। ओके बच्चों, अगली है इसी के अंदर। अब आपको मैं थोड़ा सा और बता दूं, 1 मार्क का क्वेश्चन कई बार बनता है इसी के अंदर कि कंपैरिजन ऑफ फोर्सेस, ये फोर्सेस का कंपैरिजन। देखो सबसे पहले कौन थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन थी, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर उसके बाद कौन सी आई थी, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। कौन सी फोर्स किससे कितने टाइम स्ट्रोंगर है, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है बच्चों, तो ये 10 की पावर 0 मतलब 1। अगर इससे कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसको 1 मान लिया, जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसे 1 मान लिया जाता है। ये 25 टाइम्स, मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से कितने टाइम्स स्ट्रोंगर है, 10 की पावर 25। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितने टाइम स्ट्रोंगर है, 10 की पावर 36। और इससे कितने टाइम स्ट्रोंगर है, 10 की पावर 36 में से 25 माइनस कर दो, तो इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स से 10 की पावर 11 टाइम स्ट्रोंगर है। तो इसी तरह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो 10 की पावर 38 टाइम स्ट्रोंगर है, किससे, ग्रेविटेशन फोर्स से। और इससे कितने स्ट्रोंगर है, 10 की पावर 2 टाइम्स, 38 माइनस 36। इससे कितने स्ट्रोंगर है, 38 माइनस 25, 10 की पावर 13 टाइम्स स्ट्रोंगर है। ठीक है बच्चों, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, चीज़ किसी भी वैल्यू का चेंज ना होना विथ टाइम, किसी का भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना होना, यही कंजर्वेशन कहलाता है। तो अब हमारे को कंजर्वेशन के ऊपर ही 4 चीज़ें पढ़नी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब है टाइम के साथ उनकी वैल्यू में चेंज ना आना। प्यारे बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या मतलब होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या बन जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो आप इनकी डेफिनेशन तो बच्चों लिख ही लेना, रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
मुझे स्लो की यूट्यूब पे ऑप्शन आता है जिसमें स्पीड कम करके देखा जा सकता है, तो वहाँ से आप मेरी बातों को सुनकर लिख लेना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, दस वी कैन से टोटल एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स रिमेन कॉन्स्टेंट। ऐसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आता है। चार्ज में बच्चों क्या बोल दोगे? टोटल चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, टोटल चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन चार्ज को ख़त्म नहीं कर सकते। तो पूरे यूनिवर्स का चार्ज क्या रहता है? कंजर्व रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में बच्चों ये क्या कहता है? टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम है, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था, दो बॉल्स का कोलिजन हुआ था, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी आइसोलेटेड सिस्टम पर ही वैलिड होता है। तो ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मतलब उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगी आइसोलेटेड सिस्टम में। तो क्या लिखोगे? द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। तो ऐसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लीनियर था जो सीधी सीधी चीज़ें चल रही हैं उनके लिए होता है, जो गोल गोल घूम रही है उनके लिए एंगुलर मोमेंटम होता है। ये भी पढ़ेंगे हम धीरे धीरे, जो चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 5 में, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन में। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा बच्चों? लीनियर मोशन के अंदर, लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करती है, रोटेशन मोशन में, घूमते हुए मोशन में, वो काम टॉर्क करती है। मतलब फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है वहाँ पर? टॉर्क। तो यहाँ मैंने क्या बोला था? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ क्या बोलूँगा? इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। तो लिख लोगे बच्चों ये चारों टॉपिक आप। बहुत अच्छी तरह से मैंने बता दिया आपको, सिर्फ आपको इनकी डेफिनेशन ही आनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये सब बातें करने के बाद फिजिकल वर्ड चैप्टर कंप्लीट हुआ। 3 to 5 मार्क्स का एग्ज़ाम आपको स्कूल एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिल सकता है इसमें से। तो प्यारे बच्चों, आज इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं और बहुत जल्दी एक बार फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो बच्चों, तब तक मज़े करते रहो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।